जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे दैन मेरी आए थी ताकि भाई मेरी आशा। हाँ 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 मिसेस अब्राहम क्या पीकर मुझे कॉल की है। मेरा जाने जहर ले जा अपना था ईमन को गुस्सा दिलवाया था। एक बात तो बताओ तुम्हारा शौक कहाँ है कि ऐसा तो नहीं उसका दिल अब तुमसे भर गया हो। मेरा जाने भी सोचते तेज चलाया। यू डियर ईमन इतना गुस्सा अच्छा नहीं। इससे पहले ईमन कुछ कहते मेरा जाने बोलते उसको खामोश करवाया। जो तुम सोच रही हो ना कि रूही को तुम मुझसे हासिल कर लोगी तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। क्यों ना कि मेरा आजाद मरकर भी अपनी बेटी तुम जैसी औरत के हवाले नहीं करेगा। अच्छा रियली तुम्हें लगता है तुम ऐसे बोलोगे तो मैं डर जाऊंगी? मत बोलो, जितना हक तुम्हारा रूह पर है उतना ही मेरा भी है। और वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता है कि रूही को अभी उसकी माँ की ज़रूरत है। और मैं ये भी जानती हूँ तुम दूसरी शादी कभी नहीं करोगी। ईमन बोलते तंजी अंदाज में हंसी थी। मेरा आजाद का खून खोला था। और वैसे भी यहाँ की अदालत फैसला मेरे हक में ही करेगी तो बेहतर है तुम तैयार हो जाओ रूही को मुझे सौंपने के लिए। ईमन ने साफ बोला था क्यों ना कि वो लंदन की अदालतों को अच्छे से जानती थी। वो वक्त बताएगा ईमन, इतनी भी जल्दी क्या है। मेरा ध्यान ने पुरस्कून लेजे में कहते फ़ोन काटा था जबकि भी वो पूरी तरह उलझा था। वो जानता था कि कुछ भी हो सकता है। तुझे क्या हुआ है, ऐसे इतना घूर क्यों रही है? इबादत जो 3 दिन से ऑफिस नहीं गई थी क्यों ना कि उसको चोट लगी थी, इसी ठीक 3 दिन बाद नायला उसको मिलने की घर से उसके घर आई थी। अभी वो दोनों इबादत के रूम में बैठी हुई थी। सोनिया चाय रखते जा चुकी थी जबकि इबादत ने नायला को मुखातिब किया। उस दिन मैं तुम्हें बोल कर गई थी कि मुश्ताक सर को बोल देना, फिर तू कहाँ गायब हो गई थी? नायला ने बुनगे चाय तो इबादत ने वो दिन याद करते नजरें घुमाई। वो मैं तुझे अंदाज़ा है मुझे अगले दिन सर ने मुश्ताक ने कितना कुछ बोला। इससे पहले इबादत कोई बात बनाती नायला उसको घूरते तीखे अंदाज में बोली, क्या कहा उन्होंने और क्यों कहा? मैंने चीट लिख कर रखी थी कि हम जा रहे हैं। सर नायला का भाई मिल गया है और मेरी बहन। इबादत ने एक ही सांस में बोलते नायला को नज़रों से पूछा, मैडम जी सर ने मुझे तो कहा कि तुम लोग ऐसे ही मुंह उठाकर चली गई। बंदा जाने से पहले कुछ मैसेज ही छोड़ जाता है। नायला ने यह कहते बताया था इबादत को कि शायद सर मुश्ताक को तेरा चीट नहीं मिला। इबादत उसकी बात सुन आराम से उसको इग्नोर करती बुक उठाते उसका मुताला करने लगी। यार तू क्या बोल रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे अब की बार लेने के देनी पड़ जाए। वलीद मेहराज की बातें सुन उसको समझाने वाले अंदाज में बोला तो वो चेयर छोड़ते आराम से वाल ग्लास से बाहर देखते निगाहें गैर मनाई नुक्ते पर टिका गया। मैं जो बोल रहा हूँ ना सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। तुझे लगता है मैं ऐसे ही कुछ कह दूँगा? ये नोट्स उस बात का सबूत है कि ईमन अब्रार अपनी हद से गिरने के लिए तैयार है। आप समझ आ रही है मुझे? उस दिन उसने मुझे कॉल क्यों किया था? वो शायद यही बताने आई थी। मेरा जाने याद आते आपके वलीद को देखा था। तुम उसको तो छोड़ो यार, तुम मुझे ये बताओ क्या सच में तुम अब वापस लंदन जाना चाहते हो? वलीद ने ईमन की बात को इग्नोर करते संजीदगी से दरियाफ्त करना चाहा। हाँ अब मैंने साफ तय कर लिया है, मुझे वापस लंदन जाना होगा और वो भी शादी करके। मैं ऐसे रूही के मामले में लापरवाही नहीं कर सकता। ईमन को लगता है कि वो अपनी ऐसे माँ वाली बात पर ब्लैकमेलिंग से केस जीत कर रूह को हासिल कर लेगी तो ये उसकी गलत फहमी है। अच्छा तुम्हें लगता है तुम्हारी ऐसी दूसरी शादी करने के बाद रूह किसी को भी ऐसी ही माँ मान लेगी? और वैसे भी वहाँ की अदालत सौतेली माँ को कुछ नहीं समझती। जैसे ही तुम रूह को लंदन लेकर गई ईमन अदालत के दरवाजे पर पहुँच जाएगी और फिर जब वो रूह को अदालत के फैसले के मुताबिक 1 हफ्ता या 2 महीने के लिए अपने पास ले गई तो फिर दूसरी माँ का तो काम से चली जाएगी। मेरा एक अजनबी औरत से तू निकाह करके उसको बीवी बना सकता है, वो तुझे शोहर बना सकती है या मान सकती है, मगर वो एक अजनबी औरत को अचानक से 2 से 3 माह में माँ नहीं मान सकती। तू समझ यार ये आसान नहीं होगा। वली ने साफ इनकार किया था कि जो तू सोच रहा है वो ठीक नहीं है। अच्छा तो तू क्या चाहता है कि मैं ऐसे ही ईमन से या वहाँ की अदालत से डरकर पाकिस्तान में बैठ जाऊँ? इस नोटिस को तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ा मेरे भाई। मेरा ने गुस्से कंट्रोल करते पेपर एक बार फिर से वलीद के सामने करते टेबल पर फेंका। नोट्स में साफ लिखा हुआ है कि मैं लंदन छोड़कर किसी और मुल्क में नहीं रह सकता। मुझे रूही को वहाँ ही रखना होगा तब तक जब तक अदालत फैसला नहीं कर देती। अगर मैंने उनके नोट्स पर लिखी बातों पर अमल ना किया तो फिर वो मुझे लंदन से फरार हुआ करा देंगे। इतना ही नहीं वहाँ की नेशनलिटी भी छीन लेंगे और फिर मुझ पर पाबंदी लग जाएगी कि मुझे लंदन में घुसने ना दिया जाए। साथ में मेरा जो 50% का जो बिज़नेस वहाँ अभी तक मौजूद है वो भी सारा खत्म। मैं चाहकर भी लंदन नहीं छोड़ सकता। मिराजा ने आकर की बात दांत पीसते गई तो वलीद हंकार बढ़ते उठते उसके मुकाबले आते खड़ा हुआ था। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारे लंदन वापस जाने से रूही को वहाँ ले जाने के बाद अदालत ने ईमन के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो क्या करोगे? वलीद मेरी एक बात याद रखो, कोई भी अदालत मुझसे मेरी रूह को अलग नहीं कर सकती। और वैसे भी जब मैं गलत हूँ ही नहीं तो डरूँ क्यों? अब तय है कि मैं लंदन वापस जाऊँगा। मैं ईमन की वजह से ऐसे डर कर चुप कर बैठ नहीं सकता। तुम ऐसे करो जो बिज़नेस मैंने अपने यहाँ मूव ऑन किया था कराची में वो सारा का सारा तुम देखोगे। और रहा ये लाहौर वाला काम तो मैंने सोच लिया है मुझे उसका क्या करना है। पर इससे पहले तुम लंदन जल्द से जल्द जाओ मेरे लिए। वहाँ का बिज़नेस तुम टेक ऑफ करो तब तक जब तक मैं शादी करके वहाँ नहीं आ जाता। मेरा ने सारी प्लानिंग कर ली थी। वलीद को तो उसके लिए जिससे यही लगा था। वो सर हराते से मिलते ऑफिस से निकला था। आपा मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई कि इबादत खुद अपने कदमों से चलते यहाँ हमारे घर तक आई। उसके कदम पड़ते गए हैं रूही उठ गई। और पता है अब तो एक बार भी किसी आनी का नाम नहीं लिया। शीम बेगम, सादिया बेगम, फूफी, इबादत और महराज की
महराज की से बोलती तेजी महराज की से बोलती जोशी से मुस्कुराई तो राबिया जो सब्जी काट रही थी अपनी सास को इतना खुश देख आराम से काम में तेजी से हाथ चलाने लगी। चलो अच्छा हुआ अफशीन जो औरत वक्त के साथ सब कुछ भूल कर आगे कदम रख गई है तो और अच्छी बात है अगर वो यहाँ आना जाना शुरू कर देगी। वैसे जब इबादत आई थी तो महराज कहाँ था? उसने देखा हमारी इबादत को? सादिया बेगम ने सोते आते ही धीरे से सवाल पूछा। हाँ देखा ना, इतना ही नहीं, जब इबादत सीढ़ियों से नीचे गिरी हम सबके पहुँचने से पहले महराज उसके पास बैठा हुआ था और उसको पकड़ कर उठाया भी। मैंने देखा था महराज को आपा, वो न बस इबादत को देखे जा रहा था। अफशीन बेगम मुझसे बताते शर्माई तो सादिया बेगम उनका अंदाज देख खिलखिलाकर हंसी, जिससे राबिया ने नजरें ऊपर उठाई थी और दोनों को सर सीसा देखा था और सब्जी उठाते वहाँ से किचन की तरफ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। महराज जो ऑफिस से घर आया था सामने लाउंज में सोफे पर अपनी पप्पू और माँ को देख सलाम किया था, साथ में चुपते पुप्पी से प्यार लिया था। वालेकुम सलाम, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे और देखो तुम आ गए। सादिया बेगम ने माथा चूमते साथ ही कहा, अम्मी रुई कैसी है और कहाँ है? महराज ने अपनी माँ को मुखातिब किया था। बेटा वो ऊपर ईशा लोगों के साथ खेल रही थी, आज सारा दिन बुखार नहीं हुआ था, हमने हर घंटे में चेक किया था, अल्लाह का शुक्र है बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है। अफशीन बेगम ने तफसील से जवाब दिया तो वो सोचने लगा। अम्मी जब रूही बीमार थी तब आप घर पर किसी पढ़ाई की कोई बात कर रही थी, ऐसा करे जो तब आप करना चाहती थी वो कल जुमे के दिन रख लें और सब रिश्तेदारों को भी बुला लेना। मैं चाहता हूँ रूह अब बिल्कुल ठीक रही है। महराज ने गोल गोल बात करते जल्दी से बात खत्म की। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही में याद रखती हूँ, सबको फ़ोन करती हूँ। अफशीन बेगम तो खुश हो गई थी। वो कहते रुका नहीं था, ऊपर की तरफ गया था। देखा आपने आपा, महराज लगता है ना बहुत बदल गया है आपा, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अल्लाह का वास्ता है आप एक बार हामिद और भाई साहब से बात करें, इबादत को एक बार यकीन करके हमारी झोली में डाल दें। मुझे पूरा यकीन है मेरा महराज इबादत को बहुत खुश रखेगा। अफशीन बेगम ने दिल में आई बात एक बार फिर से कही तो सादिया बेगम ने सर हिलाया। और कितनी देर करोगी प्लीज़? सोनिया बेगम अपनी बेटी को आवाज़ देते चीखी थी। बस आ रही हूँ मम्मा, तुम्हें क्या लगता है ज़ियान, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मत आओ यूनी, मैं कौन सा तुम्हारे घर नहीं आ सकती, आ रही हूँ मैं। बहुत तुम्हारी बातें सुन ली, अब भी तुम देखोगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। प्रीति अपना दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त करते आईने में एक नजर खुद को देख पा गई थी। ज़ियान ने प्रीति से यूनी में 2 दिन मांगे थे। जैसे ही वो 2 दिन खत्म हुए प्रीति इससे बात करने के लिए गई तो इसके दोस्तों ने कहा कि वो यूनी नहीं आया। अगले दिन भी वो यूनी नहीं आया। अभी ऐसे ही 3 से 4 दिन हो गए थे कि वो यूनी नहीं आ रहा था। इसीलिए जैसे ही सोनिया बेगम ने बताया कि वो कल मुस्तफ़ा भाई की तरफ जाएंगे तो प्रीति ने फ़ौरन से कान खड़े किए थे। तभी उन्होंने बताया कि उसको वो उनके घर कल मिलाद के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर कुछ ठीक नहीं था, इसलिए रूही के लिए ही वो ये मिलाद रख रहे थे। प्रीति ने तभी दिमाग से सोचते तय किया कि वो अब ज़ियान से बात इसके घर में करेगी। चले मैं आ गई। वो सब औरतों को घूरते देख बोलते नजर झुका गई। बस कौन लेकर आएगा? कहा भी था कि आज ऑफिस मत जाओ। रियाना बेगम ने बोलते मुंह बनाया था। फिक्र नहीं करें रियाना बेगम भाभी, आज खास मीटिंग थी उसकी, बॉस भी छुट्टी पर थे उसके, इसलिए उसका जाना जरूरी था। इसकी मीटिंग वहीं पास ही है, वो आ जाएगी। बताया था इबादत ने मुझे, सोने ने कहते सबको चलने का कहा था। वो सब एक साथ निकले थे। जारी है।